गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आप लोगों को कक्षा 10 साइंस का अगला भाग, जैसा कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन चल रहा है, उसका अगला भाग आज बताने चल रहे हैं। जैसे यहाँ से छोड़ के अगले भाग में यहाँ से बताना था कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इस सब के बारे में इन सब परिभाषाओं को आप समझते चलेंगे। कैसे कह रहे हैं, दर्पण का ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव क्या होता है, P। अब ये अवतल दर्पण में देखेंगे तो ध्रुव P, उत्तल दर्पण में देखेंगे तो ध्रुव P, ये है। तो ध्रुव की परिभाषा क्या होती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र देखेंगे, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया, खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र C कहलाता है। वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C का, यानी उत्तल अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र C ये है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र C है। यहाँ से खींच के खुला प्रकार से जहाँ से वक्र बनाया जाता है वही वक्रता केंद्र होता है, जहाँ से वक्र बनाया जाता है वही वक्रता केंद्र होता है। ऐसे ही वक्रता त्रिज्या होती है, इस वक्र की जो त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती, उस गोले की जो ये त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या होती है। अच्छा, ऐसे मुख्य अक्ष, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक जो पार जाती है, जो रेखा है, ये जो रेखा है ये क्या है, मुख्य अक्ष रेखा है। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं। यानी C से P तक जो रेखा खींची जाती है इस रेखा को मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं और इस दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। अच्छा, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव क्या होती है, दुगनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव क्या होती है, दुगनी होती है। अच्छा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होती है। कह रहे हैं फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसका मतलब फोकस दूरी का सूत्र होता है। इस पर एक सवाल हर साल पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिकल में दे देता है, यानी विकल्प में बहुविकल्पीय में दे देता है, तो कभी कभी एक नंबर के सवाल में दे देता है यूपी बोर्ड में। जरूर जानेंगे इसका सूत्र, इसको ध्यान से समझेंगे। यह बराबर होता है, यह बराबर होता है R/2। यह क्या है, यहाँ फोकस दूरी है। यह क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, यह फोकस दूरी है। और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी यह बराबर R/2। अच्छा, कभी कभी वक्रता त्रिज्या अगर निकालना हो तो R बराबर होता है 2F के। जब R निकालना, R का मान यानी वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो R बराबर 2F के, और जब F निकालना हो यानी फोकस दूरी निकालनी हो तो यह बराबर क्या होता है, R/2 के होता है। इस पर एक सवाल हर बार आता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है,
उसके बाद प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे। प्रतिबिंब किसने नियम से बनते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम पहले जान लीजिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिबिंब प्रतिबिंब में देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब क्या होता है, करें दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, वस्तु के किसी बिंदु से दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब की परिभाषा है। कहे दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, या मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अच्छा, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब जो ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार में प्रतिबिंब का पहला प्रकार होता है, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे क्या होता है? किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात चलने वाली प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। यह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरी शर्त है, वास्तविक प्रतिबिंब के कई शर्तें भी हैं। उन शर्तों को भी जान लीजिए एक एक करके, कि थोड़ा सा जान लेंगे कि उन शर्तों की क्या शर्त है। वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ये वास्तव में जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहां काटती हैं वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाश की किरणें जब वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तभी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इन बातों को समझ लेंगे जो हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अगली बात इसकी क्या है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर यानी फिल्म का जो पर्दा होता है उस पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब, ये बात ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगली बात याद रखेंगे, चौथी बात क्या है कि सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। सिनेमा घर में जो पर्दा लगा होता है उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये बातें आप याद रखेंगे, सब बातें लिख के नहीं बताई जाती, कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान रखिए। अगर इच्छा होगी तो उसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम कुछ बातें आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, अगली बात क्या है, अवतल दर्पण व उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। अगली बात, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जहां भी बना होगा वो वस्तु से हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। अगर वस्तु ऐसी होगी तो प्रतिबिंब ऐसा होगा, हमेशा वस्तु से उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में देखते हैं तो आपका चेहरा इधर है, लेकिन आपको चेहरा उधर करके घुमा के दिखाता है, आपके सामने की ओर दिखाता है, तो आपका उल्टा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसमें वास्तव में जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसमें आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से हम आभासी प्रतिबिंब देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब की क्या परिभाषा होती है और उसकी कुछ बातें देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब, दूसरा नंबर प्रतिबिंब के प्रकार में दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कह रहे हैं यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
अपवर्तन के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई निकलती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारी हो जाती तथा फैल जाती है तो उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तथा फैल जाती है तो उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया। कह रहा है यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तथा फैल जाती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं और क्या जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। जैसे कि पहला क्या है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब का उल्टा होता है। अगर उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अच्छा, कह रहे हैं अगली बात कह रहे हैं इसमें कि आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता था वो क्या होता था, वस्तु से उल्टा होता था। और वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। वो वस्तु से क्या होता था, उल्टा बनता था। अच्छा, अगली बात इसमें क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से, जैसा कि आपने हमको पहले बताया, मतलब हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कह रहे हैं इसी प्रकार से कि आभासी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाश के किरण आरेख में परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाकर ज्ञात किया जा सकता है। जब यहाँ प्रतिबिंब आएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां हम आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम 3-4 नियम हैं, हम आपको बताएंगे। गोलीय दर्पण हम आपको बताएंगे अब कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम कितने नियम हैं? पहला नियम है, प्रतिबिंब बनने का पहला जो नियम है वो पहला नियम क्या है, कह रहे हैं 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम आपको जानना चाहिए। जब कोई भी प्रकाश की किरण, कह रहे हैं गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, कह रहे हैं
इस भाषा को समझेंगे, चित्र बनाकर भी बताएंगे। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ये पहली शर्त है। कैसे जाती है देखेंगे। जब कोई भी, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये वाला सिरा कलैकिया होता है और ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है P और ये वक्रता केंद्र C है। ये वक्रता केंद्र क्या है? C है। और वक्रता केंद्र C, इसका आधा क्या होता है? वक्रता केंद्र की आधी क्या होती है? फोकस दूरी यानी F। यानी जब कोई, हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब स्थितियां आप इसकी पढ़ने लगेंगे, अवतल दर्पण की स्थिति, प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो उसमें ये प्रतिबिंब बनने के नियम बहुत काम आएंगे। जब कोई भी प्रकाश की किरण, ये क्या है? मुख्य अक्ष रेखा है। जब कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस F से होती हुई जाती है। जब कोई भी प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होती हुई क्या होती है? चली जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। ये अच्छा, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होता है, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होता है। ये भाग कलैकिया होता है, ये C है और ये इसके आधे पर दूरी बराबर क्या होता है? तो F हो गई और ये बिंदु P है। अब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसमें आती है। कोई भी प्रकाश की किरण, ये अक्ष जान लीजिए, मुख्य अक्ष यहां तक है। अब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो इस पे पड़ेगी, तो इस पे पड़ने के बाद इधर तो निकलेगी नहीं, ये क्या हो जाएगी? यहीं से ऐसे परावर्तित हो जाएगी, यहीं से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अगर हम इसको देखना चाहें तो पीछे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये F से हमको जाती हुई प्रतीत नजर आएगी, F से हमको जाती हुई प्रतीत नजर आएगी। ये क्या है? उत्तल दर्पण की स्थिति है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की ये स्थिति है। पहली स्थिति है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर पड़ती हो। जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर पड़ती हो, तो इस स्थिति में हमेशा कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। ये स्थिति हमेशा याद रखेंगे। ऐसे दूसरी स्थिति क्या है? ये प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है। दूसरी स्थिति हम बता रहे हैं आपको, ये मिटा दे रहे हैं। दूसरी स्थिति, तीन स्थितियां समझ लीजिए, बहुत जरूरी है तीन स्थितियां। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता
केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर या वक्रता केंद्र की ओर वक्रता केंद्र की ओर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। देखेंगे वक्रता केंद्र से जब भी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में जाती है तो अपने मार्ग पर फिर वापस लौट आती है। किस प्रकार से देखेंगे, जैसे अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में देखिए ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई, ये वक्रता केंद्र C है, ये F है। अगर यहां से इस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो जिस बिंदु से यानी ये होकर जा रही है उसी बिंदु से होकर वापस भी आएगी, यानी अपने मार्ग पर ही ये गति करती रहती है। ऐसे उत्तल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी ऐसे होता है कि प्रकाश की किरण यहां से वक्रता केंद्र के लिए पड़ेगी और पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी, आती है और अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने मार्ग पर आती है और वापस लौट जाती है। ये होती है दूसरी स्थिति। प्रतिबिंब बनने की दूसरी, प्रतिबिंब बनाने की क्या होती है, दूसरी विधि होती है। अच्छा, दूसरा तरीका प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम आखिरी और तीसरा नियम प्रतिबिंब बनने का क्या है। प्रतिबिंब बनने का आखिरी और तीसरा नियम क्या है, ध्यान देंगे। प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम, यही नियम समझ लीजिए। उसके बाद प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है प्रतिबिंब बनने का, मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर
जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन, प्रकाश किरण दर्पण, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान देंगे इसमें, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष रेखा है, ये और ये वक्रता केंद्र सी है, ये क्या है, एफ है, ये अवतल दर्पण है। अब इसमें कोई भी प्रकाश किरण क्या कह रहा है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये पॉइंट जानेंगे। अगर कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी और जाने के बाद जब दर्पण यानी अवतल दर्पण से टकराएगी तो टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। अर्थात जो ये आप मुख्य अक्ष ये वाला देख रहे हैं, ये वाला मुख्य अक्ष के क्या है, ये समांतर। ये हमेशा मुख्य, जितनी भी प्रकाश की किरणें एफ से होकर जाएंगी सब मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई चली जाएंगी। ये होता है प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम। ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी इसी प्रकार का होता है। ये वाला भाग कलई किया होता है, ये मुख्य अक्ष होता है, ये पी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, जब कोई भी प्रकाश की किरण एफ से होकर पड़ती है, पढ़ने के पश्चात ये क्या हो जाती है, फोकस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर चली जाती है। पढ़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में पड़ती है तो उत्तल दर्पण में पड़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये बात याद रखेंगे। ये प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है। ये प्रतिबिंब बनने का क्या कैसा नियम है, तीसरा नियम है। प्रतिबिंब बनने के नियम हम आपको बता दिए हैं। अब आगे बताएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, इनकी स्थितियों का हम वर्णन करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।